नमस्कार, मैं सुमित। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ने वाले हैं वेद जी, जो एक एनालिस्ट हैं और देश में हो रहे बदलाव की स्थितियों और परिस्थितियों पर विचार करते रहते हैं। तो उन्हीं के साथ आज हम लोग कोरोना और भारत सरकार की नीतियों पर चर्चा करेंगे और वो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो चलिए उनके साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर चर्चा करना चाहते हैं, आप किसी भी विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, अपने विचार को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपसे जुड़ सकें। और 100% हम आपसे जुड़ेंगे अगर आपका नंबर कमेंट में आएगा तो चलिए शुरू करते हैं वेद जी के साथ आज का चर्चा। नमस्कार वेद जी। नमस्कार सुमित भाई, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और आप इस कोरोना काल में आप कैसे अपना कुछ बताइए, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? बस अपना चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम हम लोग का चल रहा है। हाँ, रूम से ही काम कर रहे हैं हम लोग 2 महीने से ऑलमोस्ट। सेंट्रल का लॉकडाउन अनाउंस होने से लगभग 5-6 दिन पहले हम लोग कंपनी से वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। तो घर से ही अभी कार्य कर रहे हैं हम लोग, अपना सारा काम घर से ही हो रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में क्या ख्याल है, जैसे कि ये वाइन शॉप रीओपन हो चुके हैं अभी हम्म। फिलहाल? मतलब मैं अपने पर्सनल लाइफ में सोशल डिस्टेंसिंग तो पर्सनली मेरा राय से बहुत अच्छा डिसीजन है। इसको फॉलो करना चाहिए सबको। बट नहीं, अगर मेरा वाइन क्वेश्चन शॉप ये है कि जो वाइन शॉप रीओपन कर दिया गया, ठीक है, आपने जहां भी देखा वाइन शॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी वाइन शॉप्स पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हुई है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इसको दो लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग दो पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। पहला, जो सरकार की मजबूरी है वो खुल के भले ना बोले, कोई भी सरकार किसी देश की हो या किसी राज्य की सरकार, लेकिन उनका मेन मुद्दा था या उनका जो हिडन पीछे का मुद्दा था वो ये था कि वो उनको इकोनॉमी, उनको पैसा चाहिए था। जो कि उनको पैसा एक मोल्ड में कहाँ से जनरेट हो, उन्होंने एक पेट्रोल के जरिए लिया, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस काफी कम हो गए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के पेट्रोल से किया। लेकिन अब इन्हें जो इंस्टेंट चाहिए था जनरेशन, इनको वाइन दिखा, लिकर दिखा। तो अभी लिकर से इनको जनरेट तो हुआ, लेकिन इनका मैनेजमेंट इतना सही नहीं था। जबकि अगर ये डिसीजन लेते कि हम टेक अवे का हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल कराएंगे, तो शायद ये चीजें बड़े शहरों में नहीं होती। बट अभी स्थिति ये है कि दिल्ली जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में, मतलब काफी अच्छे अच्छे शहरों में, चेन्नई जैसे शहर, यहाँ पर भी काफी भीड़ हो गई। इन सब शहरों से बचा जा सकता था, और जबकि ज्यादा केसेस इन सब बड़े शहर में ही आए हैं। तो गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट यहीं पर हुआ। और ये सेम मिसमैनेजमेंट आप देख सकते हैं, जैसे जो माइग्रेट वर्कर्स थे, उनका भी मिसमैनेजमेंट। अगर गवर्नमेंट ये सब चीजें अगर वो दूर का सोचती, तो वो मैनेज पहले से ही करती, तो ये चीजें इतनी अफरा तफरी में नहीं होती। जैसे दिल्ली में लोग, महाराष्ट्र में लोग, अभी 2 दिन पहले न्यूज देखा, काफी प्रोटेस्ट पर आ गए थे। तो गवर्नमेंट का इसमें अगर मैनेजमेंट रहता, वो ये सोचे रहती कि वर्कर्स को या तो हम प्योरली यहाँ पे रख सकें, उनको सब चीज, खाना, पैसा या हर चीज का मतलब बेसिक नीड्स कंप्लीट कर दें, तो शायद इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होता उन लोग को भी। अब लोग अभी मैं कल या आज ट्विटर पे देखा, कोई लेडीज बेबी को बर्थ दी रास्ते में ही, और वो 160 किलोमीटर का करीब वो रास्ता तय किया। आई डोंट नो वो एक सही था या नहीं, बट इस तरह का तो बहुत लोग देख चुके हैं कि लोग 40-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर नॉर्मल है, लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसको गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट है, उनका मिसमैनेजमेंट ही सबसे बड़ा रीजन है कि ये सब चीजें ऐसा हो रहा है। तो क्या इसमें क्या मिसमैनेजमेंट है? अब जैसे कि ये सडन लॉकडाउन हुआ, सडन लॉकडाउन प्लान हुआ, एक्चुअली हुआ क्या कि कोरोना एकाएक जब बढ़ना शुरू हो गया तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉकडाउन प्लान कर दिया कि ठीक है, इतने दिन का लॉकडाउन हो गया। ठीक, अब इसमें आप किस सरकार को ब्लेम करना चाहते हैं? किस गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट वाइज गवर्नमेंट को? जो भी, जैसे कि जो सरकार जिस राज्य में जिसकी सरकार है उनको ब्लेम करना चाहते हैं आप कि सेंट्रल को? अब सेंट्रल, मेरे हिसाब से सेंट्रल तो सबको मैनेज करेगी नहीं, सीधी बात है। तो इसमें सारे राज्य सरकारों को आना चाहिए था सामने, और उनको उन मजदूरों के लिए कोई ठोस प्लान बना के सामने आना चाहिए था कि ठीक है, हम इन मजदूरों को ऐसे मैनेज करेंगे। लेकिन सबने, मेरे हिसाब से जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सबने अपनी अपनी हाथें खींच ली। जैसे ही ये लॉकडाउन प्लान हुआ, पहले तो सब के सब आए सामने कि हाँ ठीक है,
हम मैनेज करेंगे, हम मैनेज करेंगे, हम इनका खर्चा उठा रहे हैं, इतने मजदूरों को इतना खाना दिया जा रहा है, इतने मजदूरों को इधर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आई। लेकिन पहला लॉकडाउन ही, जो लॉकडाउन का पहला फेज था, वही कंप्लीट होते होते सारे राज्य सरकारों की चिट्ठा एकदम खुलकर सामने आ गई और सबने अपने अपने हाथ खींच लिए उन सब चीजों से। सबने डिनाई कर दिया क्लियरली कि हमसे नहीं हो सकता है, या तो किसी ने क्लियरली डिनाई किया, किसी ने इनडायरेक्टली कहा कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जिसके वजह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ी। ठीक है। और उसके बाद इतना, और जो मजदूर हैं, आखिर आप इस बात से कहां तक सहमत हैं कि अगर राज्य सरकार चाहती तो मजदूर पलायन नहीं करते? आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? नहीं नहीं, हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन मैं इसके लिए ये भी नहीं कह रहा हूँ सुमित भाई कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से बोल दो या राज्य सरकार को पूरी तरह से बोल दो। इसको देखने के लिए जो ये प्रोसेस शुरू हुआ उसके स्टार्टिंग से अगर आप देखिए, तो लेट अस सपोज कि जब ये स्टार्ट हुआ कोरोना, तो ऐसा नहीं था कि इंडिया में पहले स्टार्ट हुआ। बहुत सारे कंट्रीज लाइक चाइना से ये स्टार्ट हुआ। चाइना के बाद यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज, इटली, रसिया, यूएस, इन सब कंट्रीज से होते गया। वहां की स्थिति गवर्नमेंट पूरी तरीके से देख रही थी। देखिए, जब आप देश चलाने की बात कर रहे हो, 135 करोड़ लोगों को मैनेज करना है आपको। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में आज 135 करोड़ लोग आ गए। ऐसा तो नहीं था कि हिंदुस्तान को आज पता चला, हमारे देश भारत सरकार को, कि हमारे कितने माइग्रेंट, कितने ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ऐसा तो नहीं था कि भारत सरकार को ये बात आज मालूम पड़ी कि विदेशों में कितने लोग रह रहे हैं। तो आप देश का 130 करोड़ का मैनेजमेंट एक घर के मैनेजमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपकी जी क्या ठीक है। दूरदर्शिता का सोच थी कि आपको इतने बड़े, मतलब हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना। तो आप उस नजरिए से सोचिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हो, आपको उस लोकतांत्रिक ढंग से सोचना है। तो इसमें तो, और लोकतंत्र मजबूत हुआ है डेफिनेटली सारे राज्यों को मिला के ही, ऐसा कोई अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बना दिया लोकतंत्र। बट अब देखिए, अभी कोरोना स्टार्ट हुआ तो इन्होंने, इनका इतना अच्छा मैनेजमेंट हुआ। आप देखो, कहीं भी मैंने एक सिंगल न्यूज नहीं देखा किसी का भी जो विदेश में कोई हो और बोल रहा है कि भारत सरकार ने हमारी मदद नहीं की। आप ये सोचिए, क्योंकि इनको इंटरनेशनल लेवल पे अपना फिगर मजबूत करना था, अपना इमेज मजबूत करना था, सोशली सोशली इनको मजबूत करना था, क्योंकि वहां से उन लोगों को सपोर्ट मिलता नहीं। इसको सोशली इमेज इनको बनाना था। इन्होंने वो अच्छा बनाया, नो डाउट उन्होंने मदद किया। बट अगर वहां पर वो थोड़ा सा समर्थ रूप से, थोड़ा सा दिमाग से अगर काम करते हैं, उन लोगों से कुछ पैसा लिया जा सकता था, तो इतना लोड सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आता। लेकिन इन्होंने उन लोगों के लिए कोई पैसा नहीं लिया, जो कि वो लोग सक्षम है। आप समझो, हिंदुस्तान में जो बेंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में आईटी में लोग कमा रहे हैं, ऑन एन एवरेज यहाँ की सैलरी लोग 40,000 कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज। और अगर आप छोड़ दो कि अगर अगर कोई नशा नहीं करता, ड्रंकर नहीं है, तो वो 10-15,000 से भी कर लेगा। तो अगर कोई बाहर रह रहा है फॉरेन में, तो इंडियन रुपीज के हिसाब से वो काफी अच्छा अर्न कर रहा है। सरकार अगर उससे चाहती तो कुछ पैसे ले सकती थी, जिससे कि सरकार को उतना लोड नहीं होता, जिसको कि वो कन्वर्ट कर सकती थी यहाँ के मजदूरों को उसको ले जाने में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब बाहर के लोगों को लाया गया तो पैसे का कभी कोई मुद्दा ही नहीं उठा। लेकिन जब माइग्रेंट्स को अपने कंट्री के अंदर के लोगों को ले जा रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो हम दे रहे हैं तो उधर से कोई पेपर नहीं आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन हाथ खड़े कर रहा है। ये बात उठ कहां से रही? ये बात, ये पर्सपेक्टिव सोचना है कि ये फॉरेनर्स जब आ रहे थे, जो भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं, वो जब आ रहे थे तो ये कभी नहीं उठा। आज भी आ रहे हैं, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले लोग आए हैं रिसेंटली, तो ये सब कभी नहीं उठा। लेकिन ये जब अपने देश के मजदूर जब आ रहे हैं, भारत सरकार को मालूम है। बिहार अगर आप ले, हम लोग बिहार से हम लोग आते हैं, वहां पर ऑलमोस्ट 7 लाख से ऊपर, 8 लाख से ऊपर वर्कर जो बाहर रहते हैं। आप तो बिहार की बात छोड़ दो, जो बाहर रहते हैं, बाहर के स्टेट में, ये मतलब गवर्नमेंट पास आंकड़ा है ऑलमोस्ट ज्योति का, जो आंकड़ा नहीं है उसके बावजूद कितने लोग हैं, मेरे को लगता है कि 12-13 लाख से ज्यादा लोग हैं बाहर में। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए था कि उनको कैसे मिलेगा। आप मैनेजमेंट देश चला रहे हो भाई, आप एक क्लास मैनेजमेंट की तरह से देश को नहीं सोच सकते हो। नहीं तो इनको नहीं, वैसा सोचना मैं था। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी जो ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलवाई गई हैं मजदूरों को घर वापसी कराने के लिए, इसमें क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम मजदूरों के जो भी किराए हैं उसको 85% सब्सिडाइज कर दिए। ठीक है। बचा 15%। 15%
वो राज्य सरकारों को देना है, या तो राज्य सरकार दे, मतलब कि जिस राज्य की मजदूर हैं, मतलब जिस राज्य में जा रहे हैं वो दे, या जिस राज्य से जा रहे हैं वो दे, दोनों में से किसी एक को देना है। लेकिन इस सिचुएशन में भी, इस स्थिति में भी राज्य सरकारें अपनी हाथ खींच रही है इन चीजों से। कोई आगे नहीं आ रहा है मदद करने के लिए। तो अब ये बताइए कि आप सीधा सीधा आप कह रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मिस्टेक है, तो ऐसा सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं ना कि नहीं, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की मिस्टेक्स है मजदूरों को ले जाने में। नहीं नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल सही है, पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, ना पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट। मैं बस इतना करूँ, और ये जो ट्रेन की बात हुई, आज से हम लोग अभी, आज कौन सा डेट है, 11 तारीख है, 11 मई है। आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ये ट्रेनों का शायद आई थिंक अप्रूवल मिला नरेंद्र मोदी अपने भारत सरकार की तरफ से, लगभग 4-5 दिन पहले, या 1 सप्ताह, 1 वीक आप मान सकते हैं। बट ये तो स्थिति जो लॉकडाउन की है वो लास्ट 2 मंथ से है, और जो आपने बाहर से लोगों को बुलाया वो ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले ही 80% लोग आ चुके हैं, 2 मंथ पहले से ही, जब वो स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन तब से, क्योंकि विदेशों में उससे पहले ही लॉकडाउन शुरू हो गया, तो आपने बुला लिया। आप आप पूरे देश को देख रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, आपको ये समझना चाहिए था चीजें किस तरीके से वहां पे खराब हो रही है, चीजें किस तरह से, लोग किस तरह से डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो ये आपको भाप जा। देखिए ये सेम चीज है, अगर आप इसको ऐसे नहीं, इसको आप कनेक्ट कीजिए, आप जिस वक्त नोटबंदी हुई थी, सरकार ने डिसीजन लिया, नो डाउट उसके रिजल्ट क्या है वो बाद की बात है, लेकिन जब सरकार ने डिसीजन लिया, उनकी मैनेजमेंट क्या थी, उनकी मैनेजमेंट ये थी, आप देखे होंगे कोई भी रिच पीपल, कोई भी कभी भी कोई डिसीजन सरकार, कोई रिवॉल्यूशनरी स्टेप ले, हमेशा या तो सबसे लोअर क्लास का इंसान जाता है, या फिर जो मिडिल क्लास में लोग हैं, हमारे आपके जैसे, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो हमारे जैसे इंसान को पीसना है उसमें। तो सरकार का इसमें बस मिसमैनेजमेंट आता है कि अगर वो ये बात को ध्यान में रखती कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर क्या होगा, इसके इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होंगे, लोगों अच्छा, को क्या मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे कि बहुत सारे जो भारतीय जनता है, ठीक है, बहुत सारे युवा इसमें शामिल हैं जो ये कहते हैं कि हम मोदी जी के समर्थन में हैं, और मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर मोदी जी नहीं होते, मतलब कि जो भारत की करेंट गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर वो नहीं होती, उसके जगह पे कोई भी दूसरा सरकार होता, तो आज स्थिति और भी गंदी होती। कोरोना का जो महामारी है, उससे जो उसका जो प्रकोप है वो भारत में और ज्यादा कहर बर पाता, और मोदी जी का मैनेजमेंट और बाकी वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं वो बहुत ही अच्छी हो रही है। और बाकी जो भी मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं वो बस विरोधी हैं, बस विरोध कर रहे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। इसके बारे में बस आपके क्या विचार है, बस आप ये विचार रख दीजिए फिलहाल। देखिए इसको भी आप उसी तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि बीजेपी के सपोर्टर्स या बीजेपी के जो ऑफिशियली नेता लोग हैं, वो कभी कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कांग्रेस को इसलिए ब्लेम करते हैं, या किसी भी पार्टी को इसलिए ब्लेम करते हैं कि आज से 25 साल पहले उनके पार्टी में क्या हुआ था। तो चीजें को उस तरह से आप आज नहीं रख सकते हैं किसी के सामने कि वो थे इसलिए आप गलत हैं, वो नहीं गलत नहीं, नहीं थे इसलिए आप गलत हैं। तो मोदी वो जी अपने आप को इसलिए, या भारत बीजेपी अपने आप को इसलिए सुपीरियर नहीं बता सकती है कि हम नहीं रहेंगे तो कोई और अच्छा है ही नहीं। आप सुपीरियर अपने आप को इससे मत बताओ। देखिए जो मानते हैं वो मान सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आप सुपीरियर अपने आप को इससे मत बताओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि कंपेयर की बात होती है, अगर कंपेयर कर रहे हो मतलब कि वो इंसान आपसे कंपेरेबल है, आप किसी से कंपेयर कर रहे हो और उसको फिर बोल भी रहे हो कि यार वो तो गधा है, वो तो बेवकूफ है, उसको तो कुछ नहीं आता, वो तो गिरा हुआ है, और फिर अपना कंपेयर उसी से कर देते हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, एक ही वहां पे गधा है कि दोनों गधे हैं। मतलब ये कुछ तो समझ में आना चाहिए। जिस इंसान को, जिस पार्टी को आप बोल दिए कि नहीं यार तुम तो किसी लायक हो ही नहीं, देश से गद्दारी की हो तुमने, तुम देशद्रोही हो, तुमने ऐसा किया है, रिलीजियस चीजें की है, बहुत सारा ये सब चीजें, और फिर उसी से कंपेयर करने लगते हो। तो ये तो पहले सरकार को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तो सेकेंडरी चीज है, ये सपोर्ट वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे करते हैं। जब इनसे क्वेश्चन की बारी आती है तब आप उस सामने वाले को नीचे दिखाने लगते हैं, और उसके बाद जब अपने को सुपीरियर दिखाना होता है तो उसी से कंपेयर कर देते हैं। भाई आप अपना स्टैंड डिसाइड कर लो, आपको उनसे कंपेयर करना है कि उनको गाली देनी है। जब आप उनको गाली दे के पहले ही नीचे गिरा चुके हो, देश की जनता ने गिरा दिया है भाई, आपको इतना बड़ा सीट दिया गया है, उसके बाद भी आप अगर आज अपने आप को, मैं आपको एक बात बताऊं, आप 2019 का इलेक्शन आप देख लीजिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इलेक्शन हुआ था, मतलब
5% जितनी भी रैलियां बड़े बड़े बीजेपी के नेता लोगों ने किया, 5% ऐसी जगह थी जहां पर इन्होंने अपने डेवलपमेंट की बात की। अगर 100 रैलियां की तो 5 रैलियों में इन्होंने अपने डेवलप, बाकी 95% इन्होंने अब्यूजमेंट कांग्रेस को, वहां के ओपोनेंट जो भी पार्टी है सबको आप बोलिए। किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 2014 या 2019? 19 में देखिए, 14 में अगर वो बात करें तो समझ में आता है कि वो कभी सरकार में नहीं थे, चलिए ठीक है। लेकिन आप 5 साल सरकार चला लिए, 19 में भी आके आप यही बात करें कि भैया आपने कुछ नहीं किया। अरे भाई, अब आप 5 साल का आप कुछ तो डाटा रखोगे। 5 साल का आप 5% डाटा रख रहे हो 100 रैली में, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है। अब आप जाके झारखंड में वहां का एजुकेशन और वहां के हॉस्पिटल, वहां के स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, आप वहां का मिनिमम वेज देखोगे लोगों का, लोग मतलब लेडीज मैंने देखा अपने आंखों से 50 रुपए में 30 रुपए में काम करती है, मतलब ये स्थिति है। और वहां पर जाके आप मंदिर की बात करोगे तो कास्टिज्म और रिलीजन की बात करोगे, क्या मतलब है उन लोगों को भाई? उन लोगों को इतना मतलब होता तो आज सबसे ज्यादा क्रिश्चियन आपको झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, क्योंकि उनको इतना हिंदुत्व से ये सबसे मतलब होता तो ये हिंदू ही रहते वो। आज उनकी मजबूरी है, उनके पास खाने को नहीं है, ना उनके पास शिक्षा को है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो क्रिश्चियन बन गए तो उनको कुछ मिल गया है, लेकिन उनको इन सबसे मतलब ही नहीं है। मेन पॉइंट ये है, उनको बस ये है कि शायद कोई उम्मीद दे दे। अब सरकार जाके वहां पर आप मांगते, वहां पे आप बोलते कुछ कि हम आपको शिक्षा देंगे, आपको स्वास्थ्य का देंगे, आपको खाने का देंगे, तो शायद देता। लेकिन आप वो बोल ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपने ना किया है ना आप करोगे, तो आप वैसी चीज बोलो। तो ये कुछ समझ में ही नहीं आता है कि किस तरीके से ले जा रहे हैं, और पता नहीं फिर भी लोग सपोर्ट करते हैं। मैं वीडियो के लिए भी इसलिए तैयार हुआ कि एटलीस्ट देखिए, जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है वो सपोर्ट करते हैं किसी का, या मैं कर रहा हूँ वो कांग्रेस की भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी बात नहीं मानना चाहिए। क्योंकि मैं अभी बीजेपी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ, तो कोई कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं उसके साथ हो जाऊं। डिपेंड ये करता है कि उसको कितना मालूम है, वो किस लॉजिक के आधार पर कांग्रेस का ही विरोध क्यों कर रहा है, या कांग्रेस का ही सपोर्ट क्यों कर रहा है। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल क्लास की। और ये आज देखिए, जो टॉप क्लास है वो चाहे कांग्रेस बने, बीजेपी बने, कोई भी पार्टी बने, उसको प्रॉफिट है। सबसे रिस्पॉन्सिबल अगर इस देश का, इस लोकतंत्र का, है मिडिल क्लास। और वो अगर मिडिल क्लास आंख बंद कर ले, जो नॉर्मली आज की डेट में कर लिया है, वो कहा जाता है ब्लाइंड सपोर्टर काइंड ऑफ ना, बस वो हो गया है कि बस उसको तो जाना है उधर ही, तो वो वैसा चला गया है। जो कि अगर सबसे बड़ा शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल क्लास को है, जो कि इसको ये लोग पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। कोई भी बस बिना कोई लॉजिक के आधार पे विरोध भी कर रहा है, बिना लॉजिक के आधार पे सपोर्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा चीजें गलत है।